Enable. SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन 5। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहला कदम के सीजन 5 के इस एपिसोड में, जहां पर हम आपको लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते आपकी आर्थिक रणनीति में और आपके फाइनेंशियल बिहेवियर में किस तरह के बदलाव होने जरूरी है, इस पर फोकस कर रहे हैं। और इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह और आनंद राठी, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो है हमारी जिंदगी काफी हद तक थम सी गई है, बदल सी गई है। ऐसे में लोगों को कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर उनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनकी जो फाइनेंशियल जिंदगी है वो आगे काफी स्मूथली बीत सके। अब ऐसे में लिक्विडिटी का एक मुद्दा है जो कि अब काफी अहम हो गया है। लोगों को अब धीरे धीरे लिक्विडिटी अपने पास रखने का, इमरजेंसी अपने पास रखने का, इमरजेंसी फंड अपने पास रखने का महत्व समझ में आ रहा है। तो डीपी जी, हम चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। जब हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी आपके पास हो, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है और कैसे लिक्विडिटी हम अपने पास रख सकते हैं? इमरजेंसी फंड या लिक्विडिटी का मतलब इस समय यही होता है कि जब भी आपने अगर कोई पैसा अपने रेनी डे के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए इकट्ठा किया है, तो जब भी आपको चाहिए आपको इमीडिएटली मिल सके। आज अगर मैंने 10 लाख रुपया इकट्ठा किया और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जमा रखने के लिए कि भाई मैं जब जरूरत होगी ले लूंगा, और आपको पता है कि जब आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, और वो बंदा कहेगा 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, या किसी ऐसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हो जिसपे लॉक इन होता है और जिसपे आप पैसा नहीं ले सकते, तो उसमें तरलता, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, कि आपके फंड की लिक्विडिटी नहीं है आपके पास। अगर आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है तो इट हैज टू बी वेरी वेरी लिक्विड। आज मेरे को पैसा चाहिए, आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो कल मिलना चाहिए। एक दिन में अगर पैसा नहीं मिलता तो वो लिक्विड नहीं है। अगर मैं किसी ऐसे, दूसरा ऐसा भी होता है, कई एसेट क्लासेस ऐसे होती हैं जिनमें लिक्विडिटी तो है बट अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी के साथ सेफ्टी, लिक्विडिटी के साथ रिटर्न, ये तीनों चीजें इकट्ठे देखना पड़ती हैं। पहले हम कहते थे सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न इन दिस ऑर्डर, बट आज की डेट में ये थोड़ा उल्टा हो गया, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रिटर्न। रिटर्न कम्स द लास्ट। व्हेन आपको सेफ्टी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए और आपको पैसा चाहिए, तो वो उसी तरह से देखना पड़ेगा। लिक्विडिटी का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब मेरे को जरूरत है वो मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऑलराइट फिरोज, तो यहाँ पे लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न, ये गुरु मंत्र है जो आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अपनाना होगा, इस पर अमल करना होगा। लेकिन जब भी, जैसा कि लिक्विडिटी आपके हाथ में, जब भी आपको पैसा की जरूरत हो, आपके हाथ में पैसे होने चाहिए। अमूमन अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट को पकड़ के चले तो लोग अपना ज्यादातर पैसा सेविंग्स फंड में ही बचा के रखते हैं। उन्हें लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो सेविंग्स फंड हमारे पास, सेविंग्स अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं, वहां से हम पैसे निकाल सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इस मेंटालिटी में भी बदलाव लेकर आए। लिक्विडिटी के लिए इन्वेस्टमेंट हम अगर करना चाहें तो क्या अलग से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसको लिक्विडिटी की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए? फिरोज, देखिए, लिक्विडिटी एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट भी है। जैसे डीपी सर ने कहा कि 3 चीजें हैं, लिक्विडिटी, रिटर्न, रिस्क, सबको एक साथ देखना जरूरी है। उसके ऊपर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को सुपर इम्पोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स, जहां पे एक दिन में पैसा मिल सके, जिस दिन पैसा चाहिए उस दिन मिल सके, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, राइट? सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ कोर्स लिक्विड है, बट वो रिस्क ऑफ कोर्स लो है, रिटर्न में मात खा जाता है। तो ये तीनों का एक संतुलन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेविंग्स अकाउंट को मैं अपने लिक्विडिटी की तरह यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में बैंकों का जो ब्याज है वो बहुत कम है। तो लिक्विडिटी में भी अगर मुझे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए तो मैं शायद लिक्विड फंड में जाऊंगा। उसका नाम ही लिक्विड है, दर्शाता है कि जब पैसे चाहिए तब मिल जाएंगे, राइट? सो पॉइंट इज बैलेंस। जिंदगी में एक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उतना ही इन्वेस्टमेंट्स में भी संतुलन जरूरी होता है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक इंसान की जिंदगी में लिक्विडिटी की अहमियत बदलती जा रही है, तो उसको भी समझना। जब मैं यंग हूं तो शायद मेरी इनकम ज्यादा हो या इनकम रेगुलर हो और काम करने की क्षमता भी हो, तो लिक्विडिटी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट।
नॉट दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जब मैं रिटायरमेंट की एज पे पहुंच रहा हूं, अनसर्टेनिटी है कि मेरी कितनी साल तक कमाई चलेगी और कितनी चलेगी, तब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सुपर इम्पोजिंग योर पर्सनल एस्पेक्ट ओवर दीज थ्री आई थिंक विल गेट यू द राइट फॉर्मूला। तो ये तीनों को, उसके ऊपर आपकी करंट स्थिति क्या है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उसको से ऊपर इम्पोज करेंगे तो आपको एक अच्छा बैलेंस मिलने की अच्छी खासी गुंजाइश है। ऑलराइट, तो डीपी जी, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, उसी तरह अपनी एटलीस्ट फाइनेंशियल लाइफ को आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में वेल फंडेड हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो, आपके पास लिक्विडिटी भी हो। जरिया क्या होना चाहिए इसे अचीव करने का? देखिए, जैसे फिरोज साहब ने बोला, लिक्विडिटी का मेन मकसद होता है कि आपको सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए, और रिटर्न्स के ऊपर जैसे एक सेविंग बैंक अकाउंट थोड़ा सा मात खा जाता है। और आज की डेट में इतनी ज्यादा इनोवेशन हो चुकी है, या म्यूचुअल फंड्स के रूट से, ये जो लिक्विड फंड बोल रहे हैं, लिक्विड फंड हो गया या मनी मार्केट फंड हो गया या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया, ये तीनों कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आपको एक अच्छा मार्केट रिलेटेड रिटर्न दे देती है। जहां तक ब्याज का सवाल है, जो भी ब्याज दर इकोनॉमी में चल रही है उस हिसाब से एक अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। जो मतलब जो इंटरमीडिएशन कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज वेरी 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 लो। एक उदाहरण के तौर पे आज की डेट में रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन बोलता है कि आप एक लिक्विड फंड पे भी 1-2% तक मैक्सिमम कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, पर कोई भी लिक्विड फंड आज की डेट में 25 या 30 पैसे से ज्यादा चार्ज नहीं करता बिकॉज ऑफ कंपटीशन। और अगर वो 2% चार्ज करने लग जाएंगे तो इन्वेस्टर के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो उसके जब आपका कॉस्ट इतना कम है और आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिल जाता है, और सेफ्टी आई विल नॉट से एज मच एज द बैंक डिपॉजिट, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट। क्योंकि लिक्विड फंड में अगर आप पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सीडेंट भी हुआ हो। डेट कैटेगरी में तो फिर भी हुआ है, पर लिक्विड कैटेगरी में ऐसा नहीं हुआ है। ऑलराइट, लेकिन फिरोज, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि 3 स्टेजेस हैं जहां पर आपको अपने लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको उसके लिए प्रबंध भी करना है। लेकिन अब मुझे ये समझना है कि इन 3 स्टेजेस में मुझे कैसे पता चले कि मुझे कितने लिक्विडिटी की जरूरत है, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे पास पर्याप्त राशि है इमरजेंसी के लिए? देखिए, एक तो है कि इमरजेंसी के लिए कितना पैसा चाहिए, आपके खर्च पे निर्भर करेगा। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट्स का जो पहलू है, भले ही आप निकालना नहीं चाहें, बट ये आपके पास प्रावधान होना चाहिए कि मैं अपने पैसे निकाल सकूं। सो दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। तो पहला आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन है, उसमें आपको ये देखना है कि अगले 6 महीने की आपकी जो खर्च है वो आपके पास अगर ना हो तो आई थिंक आप एटलीस्ट डेली रनिंग कॉस्ट की भी लिक्विडिटी नहीं रखें। तो मतलब आपने पर्सनल फाइनेंस में ये पहला रूल जो है, आपकी अगर आमदनी कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए तो आपके पास 6 महीने से 1 साल तक अगर आपके पास उतनी लिक्विडिटी ना रही लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में या फिर मनी मार्केट फंड में जैसे कहा गया, तो आप हमेशा एक एंजाइटी वाली जिंदगी जिए कि आपको एक सुरक्षित महसूस करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल एस्पेक्ट इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ लाइफ के पे निर्भर करता है आपका खर्च कितना है, राइट? वो खर्च को देख के आपको ये फाइंड आउट करना है कि 12 महीने की या 6 महीने की, 6 महीने मिनिमम, 12 महीने मैक्सिमम, मेरा खर्च और मेरा आउटफ्लो क्या है उसका हिसाब रख के उतने की मिनिमम लिक्विडिटी रखना और उस पे रिटर्न की ज्यादा लालसा ना करना एक अच्छी रणनीति होगी। उसमें लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी रिटर्न पे मार्क मिलेगी आपको, बट आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट बिकॉज यू हैव टू लिव अ पीसफुल लाइफ। सो दैट्स ऑन द पर्सनल साइड। सेकेंड इज आपके हर इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं, मेरे हिसाब से आनंद राठी में भी हमने यही मानना है कि जो भी पैसे लगाते हो आप उस इंस्ट्रूमेंट के बंदी नहीं बन सकते। आपको जब पैसा चाहिए मिलने की एक प्राइस पे मिलने की जरूर गुंजाइश होनी चाहिए। और 3 चीजें और हैं। हमेशा जैसे अब लिक्विड फंड्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हमेशा आपने उनसे सीखना है जिन्होंने वो दौर पार कर चुका। टुडे आप देखें लिक्विड फंड में HNI पैसे डालते हैं, कॉर्पोरेट्स पैसे डालते हैं,
तो अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ तो मेरिट देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपए लिस्टेड कॉर्पोरेट्स के लग रहे हैं लिक्विड फंड में। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ पर्सन यू एस्पायर टू बी। आप जो बनना चाहते हैं, HNI बनना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि उन्होंने क्या सीखा है, उसको मैं अपना लूं तो अच्छा हो जाएगा। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा दोस्त भी कह सकता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं दे दूंगा। अगर उसने ना दिए तो क्या रेगुलेटर है, कौन है ये रेगुलेटर? कोई है? म्यूचुअल फंड में आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर जो हैं, वो जो आपको वादा कर रहे हैं उसके ऊपर एक रेगुलेटर है जो वादा पूरा करने के लिए एक आपके वॉचडॉग बना रहता है इन्वेस्टर के। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर फॉर। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर काफी मुद्दे हैं चर्चा के लिए, लेकिन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा बरकरार है। बने रहे हमारे साथ। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज, BC आवाज, पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 5 का ये एपिसोड, जहां पर हम आपको लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे उसके लिए निवेश करना है, इसकी गाइडलाइंस दे रहे हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डीपी जी, बहुत जरूरी है कि आप अपने बचत, निवेश और खर्च में जो है वो तालमेल बिठाएं। हम जानते हैं लॉकडाउन, कोरोना वायरस जैसी स्थिति में जब आपके पास इनकम ही कंसिस्टेंट नहीं है, आप इन तीनों में तालमेल, बैलेंस कैसे बिठाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके मुताबिक? इसके जवाब में मैं ये बोलूंगा कि जनरली हमारा एक एज ए इन्वेस्टर, एज ए डिपॉजिटर, हमारा बिहेवियर क्या रहता है। आज अगर मेरे पास कुछ सरप्लस पैसा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं जब बैंक में जाता हूँ तो कुछ पैसा तो मैं अपने सेविंग फंड में रखता हूँ। जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसा रखना है, अगर उसी पैसे का रेप्लिका मैं देखूं म्यूचुअल फंड में जो भी उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, फिर जब मैं इसमें थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं उन बैंक अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जनरली इंटरेस्ट रेट्स कम है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.7% है। अगर कोई व्यक्ति 2.7% में पैसा लगा रहा है, अगर उस पैसे को वो थोड़ा ज्यादा पैसा उसमें कमाना चाहता है, तो उसमें वो लिक्विड फंड में डाल सकता है, जिसमें आज की डेट में करीब 4%, 4.25% की रिटर्न आ जाती है। तो उसमें वो पैसा डाल सकता है। परंतु अगर उससे जाके पैसा डालना है 1 महीने की FD में या 3 महीने की FD में, तो उसके हिसाब से अगर 1 महीने का पैसा है तो वो मनी मार्केट में डाल सकता है। अगर उसके पास वो 6 महीने की FD में करने वाला पैसा है, 3 से 6 महीने वाला, तो वो उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में भी डाल सकता है। और 6 महीने से 1 साल है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड है। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज है। क्योंकि इसमें इसका फर्क क्यों होता है? क्योंकि जो सिक्योरिटीज इन फंड में बाय की जाती है वो जनरली इस पीरियड के साथ मैच करती हुई होती है। और अगर उनमें कोई शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन में कोई वॉलेटिलिटी भी होती है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 6 months दैट गेट्स इवनड आउट। और लिक्विड फंड में तो ये होता है कि अगर आज मैंने पैसा लगाया और मेरे को 7 दिन के बाद पैसा चाहिए, तो 7 दिन के बाद मैं पैसा ले लूंगा। और ओवरनाइट फंड एक और होता है जिसमें CBLO में पैसा लगता है, वो तो आज डाल के मैं कल सुबह ले सकता हूँ। तो उसमें उसकी मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जो है कॉर्पोरेट्स वगैरह द्वारा वगैरह जो यूज किया जाता है। परंतु लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट टर्म फंड, दीज आर द फंड विच कैन बी सीन फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 1 year। अगर 1 साल तक का आपका समय है, तो अगर इस कैटेगरी के किसी भी 4 फंड में आप पैसा लगाते हैं, तो स्टार्टिंग विद लिक्विड फंड, देन मनी मार्केट फंड, देन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड, तो ये 4 कैटेगरी जो कि सेबी ने बनाई हुई है, डिफरेंट कैटेगरीज जो फंड्स की होती हैं, दीज आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये समय के अनुसार, आपकी अवधि के हिसाब से ये 4 फंड्स के बारे में बात की जाती है। और अगर आप वो उससे लंबी अवधि का है, अगर 3 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स है। पर उसमें फिर ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट का कॉल भी लेना पड़ता है कि नीचे जाता है इंटरेस्ट रेट या ऊपर जाता है, या क्रेडिट रिस्क फंड है जो बहुत चर्चा में रहे हैं अभी। तो हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, हायर द प्रॉफिट। तो रिस्क प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे जैसे आपकी अवधि, ज्यादा अवधि में पैसा डालेंगे, तो उसमें ब्याज दर का रिस्क थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, तो ये जो 4 फंड मैंने बोले थे, उन्हीं में निवेश करना चाहिए। राइट।
सेबी इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, ये तो हम सब अब तक समझ ही चुके हैं। ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर आपको कंसिडर करना चाहिए अगर लिक्विडिटी के लिए कहीं निवेश करना है। लेकिन फिरोज, सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग शेयर बाजार में पैसे लगाने से कतराते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से कतराते हैं, लेकिन अगर हम इन 4 फंड्स की बात करें तो सेफ्टी को लेकर यहाँ पर सेबी के अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें समझने जरूरी है? सेफ्टी की बात आती है तो सेफ्टी 2 चीजों की होती है। एक होती है कैपिटल की, दूसरे होती है ब्याज की। कैपिटल की सेफ्टी तो इन चारों फंड में पैरामाउंट है, काफी ज्यादा है। और जो ब्याज है उसमें जो बदलाव आता है, अगर मैंने 5% की उम्मीद की, वो कितना वेरी हो सकता है। क्या मुझे 2% मिलेगा या 8% मिलेगा या फिर टाइट रेंज में मैनेज होगा वो। तो पॉइंट 1, कैपिटल की रिस्क नेग्लिजिबल है। ओके, अगर 1-2 महीने के लिए भी पैसा लगता है तो कैपिटल पे आंच आने की संभावना एटलीस्ट हिस्ट्री को देखें तो ना के बराबर या नियर 0 है। और जो रिटर्न है उसमें भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता इन चारों स्कीम में। अगर मैं 4.5-5 की उम्मीद करके जाता हूं तो बुरे वक्त में 4 मिल जाएगा, अच्छे वक्त में 5.5 मिल जाएगा। तो ये जो रिटर्न है वो भी टाइट रेंज में है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट में इफ यू मैथमेटिकली सी इट, दोनों में इफ नॉट मोर 9-9.5 ऑन अ 10 स्केल ये चारों स्कीम्स। ये कहने के बाद मैं जरूर ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपको अपने अवधि के हिसाब से इन कैटेगरियों में चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपने लिक्विड फंड चुनना है तो आपको एटलीस्ट 1 महीने की टाइम फ्रेम्स देनी चाहिए। सो अवधि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अवधि के हिसाब से आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल इज वेरी सेफ एंड रिटर्न भी बड़ी नैरो रेंज में ऑपरेट करता है इन दोनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लिक्विडिटी कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गोल्ड की बात हुई थी, तो अगर मैं गोल्ड आज खरीद के कल बेच भी दूं तो मेरे 2-3% का ज्वेलर का मार्जिन आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग, बार्स में टैक्स भी होती है। सो जब भी कोई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट चुने तो ऐसा चुने जहां पे आज पैसे डालूं और कल 3-4 दिन बाद 7 दिन बाद भी निकालूं, तो एग्जिट लोड ना। तो ये जो लोड्स होते हैं, कॉस्ट टू एंटर एंड एग्जिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको ये कहते हैं हम, वो बड़े मिनिमल होने चाहिए या नेग्लिजिबल होने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए लिक्विडिटी का मुद्दा तो हमने काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क प्रोफाइलिंग पर थोड़ा सा हमें अब फोकस करना चाहिए। दीपी जी, अगर हम किसी निवेशक की रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहें या समझना चाहें तो उसमें कौन कौन से पैमाने होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग की एनालिसिस कर सके? देखो, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से तो कई मुद्दे रहते हैं। मतलब पहले तो उसका गोल क्या है, वो किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं पैसे जमा। अगर उसका मुद्दा सिर्फ, अगर जैसे हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी फंड की या शॉर्ट टर्म फंड की, तो इसीलिए हम छोटी अवधि के डेट फंड्स की ही बात कर रहे हैं, हम लंबी अवधि की बात नहीं कर रहे। बट रिस्क प्रोफाइलिंग में जो लोएस्ट रिस्क एपेटाइट वाले जो बंदे हैं उनकी ही बात कर रहे हैं, और या उतना कितना एक हिस्सा उनके टोटल कॉर्पस का है जो कि रिस्क फ्री और लेस रिस्क वाले में आना चाहिए, हम आज उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग का तो सिर्फ अवधि का है, और दूसरा ये है कि जिस फंड में आप पैसा डाल रहे हैं उसमें रेटिंग जो होती है पेपर पे, वो आज आप किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डाल रहे हैं, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने अपना पैसा करीब 40 और या 45 प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज में डाला हुआ है। अगर वो उसमें देखें कि 40 सिक्योरिटी में से कितनी रेटिंग क्या क्या है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स, हाईएस्ट रेटिंग जो AAA कही जाती है या A1+ जो छोटी अवधि के पेपर है कही जाती है, हायर द कंट्रीब्यूशन टू दोज इंस्ट्रूमेंट्स द सेफर दैट फंड इज। और उसके अलावा फंड हाउस की अपनी क्रेडिबिलिटी, फंड हाउस की अपनी एक्सपर्टीज, क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा हायर रेटिंग वाले पेपर्स होते हैं उनमें भी आपको फर्दर ये देखना होता है कि उसमें से कौन सा बढ़िया वाला पेपर आपने लेना है। अगर आज मेरे पास 5 पेपर हैं और 5 के 5 AAA रेटेड हैं, तो ये फंड हाउस देखता है कि इन 5 में से कौन से 2 मेरे को लेने हैं या 3 मेरे को नहीं लेने हैं, या मेरे पास इतना पैसा मैं 2 सिक्योरिटीज में लगा दूं। तो इट्स नॉट अ ब्लाइंड थिंग। तो जितना बड़ा साइज होता है फंड का, जितना बड़ा फंड हाउस होता है, जितनी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, so the maneuvering of this thing becomes better,
अगर आपका फंड मैंने से बड़ा या छोटा, उसमें मेरा मतलब किसी एक सबसे बड़े या सबसे छोटे की बात नहीं है, कि क्रिटिकल साइज होना बहुत जरूरी है. तो देयर इज अ जर्नी, देयर हैज टू बी अ ब्रिज, एंड द ब्रिज इज व्हाट? ब्रिज इज लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा. स्टार्ट योर जर्नी विद दैट, then move to the other side and create your wealth with the help of your wealth manager. So that's how it has to be seen. चलिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप चुनाव कैसे करेंगे अपने लिए सही निवेश विकल्प का, इसके टिप्स दीजिए फिरोज. तो अगर लिक्विड फंड की रणनीति लेनी है तो पहला आपको ये निर्णय लेना है कि लिक्विड फंड्स जो हैं, बड़े लिक्विड फंड्स, वो भी बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा. पॉइंट 1. पॉइंट 2, जब भी लिक्विड फंड देख रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ पेपर देखना जरूरी है. बट अगर आपने बड़ी एएमसी का लिया तो ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ पेपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी एएमसीज क्रिएट कर पाती हैं, अपनी जो रिसर्च टीम्स होती हैं, जो डेट एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है, ना कि सिर्फ रेटिंग एजेंसीज पे निर्भर हो और अपनी खुद की भी इंटरनल रिसर्च करें, ना कि सिर्फ AAA पेपर खरीद लें. क्योंकि हमने ये देखा है, जैसे कहा गया, कि बड़ी कंपनियों में भी डिफॉल्ट करने की संभावना दिखाई है लास्ट 1.5 years में. सो इंटरनल रिसर्च डेस्क की डेप्थ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी एएमसीज में आती है. तो बड़ी एएमसी ले रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट पे इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली लिक्विड, मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड्स में, बिकॉज इनका मकसद ये है कि रिस्क को कम रख के नए निवेशक हो या HNI हो, जिसके ज्यादा पैसे थोड़े समय के लिए लगे हैं, उसको सुरक्षित रखना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन स्कीम्स का. और वो सुरक्षित रखने के लिए जो मेहनत लगती है वो बड़ी एएमसी करने की क्षमता रखती है और काबिलियत भी रखती है. तो चलिए, यहाँ पे तमाम बारीकियां तो हमने समझ ली है आपके लिक्विड फंड के निवेश को लेकर, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार ये चर्चा बरकरार है, बने रहें. SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला सीजन 5. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 5 का ये खास एपिसोड और हम बढ़ाते हैं चर्चा को आगे. डीपी जी, यहाँ पर बचत, निवेश और खर्च तालमेल बिठाना बहुत जरूरी हो गया है. हमेशा से जरूरी था, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते जहां पर आपकी इनकम जो है वो सुनिश्चित नहीं है, उसमें कमी आई है. बहुत जरूरी है कि आप एक सेट पैटर्न को फॉलो करें जहां पर आपके खर्चे भी आप कंटिन्यू रख सकें, आपका निवेश भी आप कंटिन्यू रख सकें और आपकी बचत पर भी आप जोर दें. इनमें तालमेल हम कैसे बिठाएं, किसको पहले इंपॉर्टेंस दें, क्या हमें फॉलो अप तरीका क्या होना चाहिए इसका? नहीं, बिल्कुल कविता, आपने जो बोला बिल्कुल सही है. ये इस टाइम ने हमें ये बहुत कुछ सिखाया है और हर एक व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मेरा संतुलन अभी कैसे चेंज होना चाहिए. चाहे हम इन चीजों की बात पहले भी करते थे, बट वो सिर्फ एक किताबी बातें थी. अगर ऐसा हो गया तो, अब तो हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अनसर्टनिटी आ गई, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों को. सो हमें अलग अलग तरीके से देखना है. फर्स्ट, सबसे पहले उन लोगों की बात करें जिनकी इनकम में बहुत कमी हुई है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है. अभी तो जिस तरह भी जो भी उन्होंने पास में किया था, जितना भी पैसा था, उससे अपना वो गुजारा चला रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, परंतु जब ये सही हो जाएगा तो ये बहुत जरूरी है कि अपने निवेश के और बचत के ऊपर सही सही तरीके से ध्यान दें. एक डिसिप्लिन वे में. आज कम से कम अगर आज की डेट में मैं 10% सेव करता था या 10% ऑफ माई इनकम मैं सेव करता था या इन्वेस्ट करता, तो इसका परसेंटेज 10 से 25 हो जाना चाहिए. I should cut down on some expenses so that I really create a portfolio, really create a balance जो कि मेरे को uncertain period में काम आए. तो उसमें एक सोचने का नजरिया भी बदलेगा. मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट तो वैसे ही चल रहा है, पहले ही चल रहा था. Especially my request to the millennials will be, they should definitely look at more investment into appreciating या prospective appreciating assets rather than putting money in the depreciating assets or finishing assets. This situation post COVID-19 has given us lots of lessons. I think जैसे फिरोज ने बोला, एक्ट करना है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा. तो वो करना बहुत जरूरी है इस वक्त.
बिल्कुल सही समझाइश दी है यहाँ पर डीपी जी ने, लेकिन फिरोज मैं चाहती हूँ कि आप इसी चीज को विस्तार से समझाएं, क्योंकि देखिए अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग रणनीति होगी। ऐसे में अलग अलग इनकम ग्रुप्स के लिए आपके मुताबिक क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये बताएं। ठीक है, पहले तो एक अम्ब्रेला, हर इंसान, हर निवेशक बनने से पहले एक प्रोफेशनल होता है या उसकी एक वर्किंग मेंबर होता है फैमिली का। तो पहले एक तमरूज दे देता हूँ अक्रॉस एज। सेविंग्स जो है वो आपकी बचत जो है आपके खर्चे पे निर्भर करेगी। आपकी कमाई एक लेट्स अज्यूम 100 रुपीज की है, आपका खर्चा 50 रुपए का है, तो अगर बचे कुचे जो पैसे हैं वो 50 रुपए सेविंग्स होते हैं, राइट। तो पहले खर्च को कंट्रोल करने के 2-3 ट्रिप तो एटलीस्ट मैं दे देता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कमाते हैं वो अपने खर्च का हिसाब नहीं रखते। अगर किसी को अपने खर्च का हिसाब रखना हो तो बहुत सारे एप्स हैं जिसमें आप अपना खर्चे का हिसाब करें। कोई भी कंपनी जब चलाते हैं, किसी भी सीएफओ से पूछ लीजिए कि 5 साल पहले उन्होंने जून महीने में या जुलाई महीने में कितना खर्च किया था, उनके पास वो हिसाब होगा। बट एक इंडिविजुअल के पास वो हिसाब नहीं होगा। सो एक हिसाब रखने से एक मैनेजमेंट इजी होती है। कोई भी मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते जब तक कि हिसाब ना हो। सो फर्स्ट टिप, अपने खर्चे का हिसाब रिकॉर्ड रखें, ताकि 3 साल बाद आपको पता लगे कि 3 साल पहले आपका खर्च कितना था, आज कितना है, कितना बड़ा है। तो मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि मेजर करें। सो दैट्स वन टिप। ये 99% लोग ये नहीं करते। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एक्सपेंस मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। दैट्स टिप 1। सेकेंड, ये जो एज ओल्ड सेविंग है, जितनी चादर है उतनी फैलानी है, वो हम भूल चुके हैं ये होल कंज्यूमरिज्म के चलते। तो क्रेडिट कार्ड्स को बहुत कम इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड होने नहीं चाहिए लोगों के पास। इमरजेंसी के लिए जरूर होने चाहिए बट नहीं होने चाहिए। सो प्लीज डोंट स्पेंड फ्यूचर अर्निंग्स, ताकि आपकी जो डिफरेंस है 100 रुपए की कमाई और 50 रुपए का खर्च, वो जो खर्च जितना आप कम कर पाएंगे उतनी बचत की गुंजाइश बढ़ेगी। So these are the two things: expense measurement, living today, कल की कमाई पे ना जिए। जैसे डीपी साहब ने कहा, इन्वेस्टिंग करते वक्त इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स का प्रयोग करें, ताकि पावर मिले आपकी सेविंग्स को, ना कि सिर्फ बचत हो और आपने डाल दिया पूरा गोल्ड या रियल एस्टेट में, तो फिर उस बचत की फाइनेंशियल कंपाउंडिंग नहीं मिली। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट सेविंग्स इज वन, उसको पावर देने वाला है इन्वेस्टमेंट। और खर्च को मेजर करें। अगर ये सबने किया इररेस्पेक्टिव ऑफ एज तो बहुत काम आएगा। और एज के हिसाब से तो एक ही चीज होती है कि आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है। तो आपको जितनी एज बढ़े उतने आपके रिस्क एसेट्स कम करने चाहिए। दिस इज द बेसिक थंब रूल, क्योंकि आपके गोल्स करीब आते जा रहे हैं। तो वो तो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पर्सनल है। अगर आज आप एक एडवाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज यूज टेक्नोलॉजी। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैटलाइज करने के लिए अवेलेबल है, मदद करने के लिए अवेलेबल है। आप यूज करें और उसकी प्लानिंग करें, देन यू विल एग्जैक्टली नो आपको करना क्या चाहिए आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल फिरोज, आपने यहाँ पे सही पॉइंट पे टच किया, इन्फ्लेशन का। डीपी जी, मुझे ये समझना है कि हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें महंगाई का तो आपको ख्याल रखना ही है, लेकिन जब आप लिक्विडिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं या किसी गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं, किसी गोल जुड़ा हुआ निवेश करते हैं, तो हमें इन्फ्लेशन को कैसे ध्यान में रखना है, किस तरह के रूल्स उस पर लागू होंगे? नहीं, उसमें रूल्स तो अलग अलग नहीं होते, परंतु जैसे हम बात करते हैं कि टैक्स रूल्स आर डिफरेंट। व्हेन यू आर सेइंग आपका जो पैसा जो कमाई होए, जो रिटर्न आए, वो इस हिसाब से हो जाएगा, इन्फ्लेशन को बीट करे। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में डालिए। जैसे कि हमने डेट फंड्स की बात की या एक डिपॉजिट की बात की, आज के जो टैक्स रूल्स हैं, उन टैक्स रूल्स के हिसाब से आपका ब्याज, चाहे वो सेविंग बैंक से आए, चाहे वो आपकी एफडी से आए, चाहे वो आरडी पे आए, आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में रहते हैं वो ब्याज के ऊपर उतना ब्याज लगता है। जबकि अगर आप उसको इन्वेस्टिंग या कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स अगर आ जाते हैं तो उसमें टीडीएस का कोई प्रावधान नहीं है,
एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, जब आप डिविडेंड लेते हैं वो भी इस साल से शुरू हुआ है, उसको मैं छोड़ के बह रहा हूँ कि उसके अलावा कहीं भी टीडीएस का या टैक्स का आपको टैक्स अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया इक्विटी में तो आपको 15% लगेगा, अगर डेट में लिया तो आपका नॉर्मल ब्रैकेट में होगा। परंतु उसमें भी एक फायदा है कि आपके पास अगर कोई कैपिटल लॉस है, कभी कहीं किसी इक्विटी में आपने लॉस लिया तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप 3 साल से ऊपर डाल रहे हैं तो उसमें तो पहले ही जितनी भी आपकी कमाई हुई है उसमें जितनी इन्फ्लेशन हुई है उसको कम करके, जिसको इंडेक्सेशन बोलते हैं, जो बाकी का है उसके ऊपर एक फिक्स 20% टैक्स लगेगा। तो ये जरिया है आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लेने का। ऑलराइट, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। और सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से मुझे लिक्विडिटी और टैक्स को थोड़ा और बेहतर समझना है, क्योंकि जिस तरह से एक अर्निंग फैमिली के लिए ये सिचुएशन काफी चुनौतीपूर्ण है, उसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए भी ये स्थिति काफी ज्यादा परेशानी देने वाली है, खासतौर से अगर हम उनके फाइनेंशियल फ्रंट की बात करें। लेकिन इस पर हम विस्तार से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents C5. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम के सीजन 5 का ये खास एपिसोड, जिसके आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं और अब हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों की, यानी सीनियर सिटीजन्स की। टीपीजी, मुझे ये समझना है कि अब इस बदले हुए माहौल में क्या सीनियर सिटीजन्स को भी अपनी आर्थिक रणनीति में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, अपने लिक्विडिटी को लेकर, अपने वेल्थ गोल्स को लेकर। अब क्योंकि हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, ऑब्वियसली उनकी भी इनकम में कोई ना कोई कमी तो आई होगी। अब ऐसे में उनके लिए क्या बदली हुई रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि उनको अपना कैश फ्लो का सिस्टम देखना बहुत जरूरी है। और कैश फ्लो के लिए अगर मैं पहले तो एक आरबीआई बॉन्ड थे या अभी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आरबीआई ने दूसरे निकाले हैं, वो उसमें उनको ब्याज दर ठीक मिलता है, 7% है, पर वो पूरा टैक्सेबल है, पहली बात। और दूसरा उसमें क्या है कि लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं, लिक्विडिटी है 4 साल 5 साल 6 साल के बाद, अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो वो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। एक तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कैश फ्लो, कि आपको जरूरत कब पड़ सकती है। और दूसरा, अगर आपको अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है किसी भी डेट स्कीम में, लॉन्ग स्कीम में या शॉर्ट स्कीम में, तो सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या रहता है कि आपका पैसा उसमें आपने लगा दिया और हर महीने एक फिक्स अमाउंट बोल दिया आपने, जैसे कि एक होता है कि उम्मीद है कि ब्याज दर ऐसी है तो इतना रिटर्न आ जाएगा, तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने अकाउंट में लेते हो तो वो टैक्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीका है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि क्यों है ऐसा। क्योंकि एक बात तो ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, अगर आपका पैसा आपकी बचत मतलब किसी सेविंग्स में पड़ा है जिसमें ब्याज मिलता है, तो ब्याज पूरे का पूरा आपका टैक्सेबल रहता है। और इधर जब आप म्यूचुअल फंड में है, आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और जब आप पैसा निकालते हो तो यूनिट्स को इनकैश किया जाता है। तो फिर एक एग्जांपल देता हुए कि अगर मैंने 20 लाख रुपया एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाया और उसमें मैं सोचता हूँ कि चलो 6% के हिसाब से मैं 10,000 रुपये महीने का लेता रहूंगा, तो 10,000 के इक्विवेलेंट यूनिट इन कैश होंगे जिसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही 9,800, 9,700, 9,600 होगी। तो टैक्सेबल अमाउंट इज ओनली 300, 400 और 200, वट एवर द केस मे बी, डिपेंडिंग फॉर द एज ऑफ द एसेट कैसे बन रहा है। तो पहले तो टैक्सेबल अमाउंट बहुत कम होगी। और दूसरा क्या हुआ कि जब मैं 3 साल पूरे कर लेता हूँ, 3 साल उस इन्वेस्टमेंट में चल जाते हैं, तो उसके बाद जब निकालूंगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। तो उसमें आपने प्लान कर लिया अपना कैश फ्लो का कि आपका कैश फ्लो आपको आता रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा। जब आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, म्यूचुअल फंड आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट दे देगा और उस कैपिटल गेन स्टेटमेंट में आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना ब्याज कितना जो आपको टैक्स जमा करना है वो टैक्स जमा हो जाता है, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। तो उसमें इतना बढ़िया टैक्स एफिशिएंट तरीका है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा करनी जरूरी है और लोगों को इसके बारे में नॉलेज देनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से SIPs हमारे कंट्री में अभी आज की डेट में बहुत प्रचलित हो गई है, उसी हिसाब से SWP को भी प्रचलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन
और रिटायरीज की जो एक नंबर है वो बढ़ रहा है, पर उनको ये एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है. आई थिंक the programs like this, like Pehla Kadam, are the very very important for people to understand these concepts. होता क्या है, क्योंकि आज की डेट में जो एडवाइजर हैं या उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ाने की भी म्यूचुअल फंड बहुत कोशिश कर रहे हैं. एमपी की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि वो जाके निवेशकों को जो ये वाले कंसेप्ट समझा सके. तो अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो एक अच्छे बैलेंस फंड में या डेट हाइब्रिड फंड में या डेट फंड में पैसा लगा के एक फिक्स्ड कैश फ्लो विच कैन अगेन बी इंक्रीज्ड ऑन ईयर बेसिस. पहले साल में आपने सपोज 15,000 रुपए 10,000 रुपए ले रहे हैं तो अगले साल में 12 कर सकते हैं, और अगले साल 15 कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन इंक्रीज योर कैश फ्लो. और जो बाकी का पैसा वो पूरा लिक्विड है. जो अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमारी के लिए कोई जरूरत पड़ गई, या कुछ ऐसा कोई खर्चा आ गया कि आपने कुछ सोशल, आपको कोई सोशल एक्सपेंस है, तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, बाद में उसमें अगेन रिबिल्ड कर सकते हैं. तो वो बहुत जरूरी है कि सीनियर सिटीजन को ये SWP का कंसेप्ट समझाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, SWP यहाँ पर हमने वरिष्ठ नागरिकों पर तो फोकस किया ही है, लेकिन हर इनकम ग्रुप के निवेशक को भी इस पर अमल करना चाहिए. लेकिन खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आगे उनकी फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ रहे, इसके लिए SWP काफी अहम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या जरिया है निवेश का. फिरोज, आप भी अक्सर SWP के बारे में काफी यहाँ पर टिप्स देते हैं. आपकी तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को आप क्या सलाह देंगे SWP करने के लिए? उन्हें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए कविता जी, ऑफ कोर्स SWP एक अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा जरिया है. वो करने से पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव लगाना है. देखिए जैसे कोई इमारत भी बनती है तो पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर सीमेंट, सब मिट्टी, ईंट सब लगती है, तब जाके आपकी बिल्डिंग इमारत खड़ी होती है. सो पहले एक रणनीति बनाना. वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, कविता जी, मेरी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट टिप होंगी जो मेरी सीख है आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सेवरल HNIs एंड सेवरल इन्वेस्टर्स. पहली टिप ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपने जो भी करना है उसकी एक रणनीति बनाइए, एक लक्ष्य पहले तय कीजिए कि आपको 7% की रिटर्न चाहिए ओवरऑल पैसे पे, 12 की जरूरत पड़ेगी, 11 की जरूरत पड़ेगी, 10 की जरूरत पड़ेगी. ये फाइंड आउट करना कि आपका लक्ष्य क्या है, कितनी रिटर्न की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपनी जिंदगी उसी तरीके से, उसी लाइफस्टाइल से गुजार सकें. वो करने के लिए आपको इन्फ्लेशन का अंदाजा अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा. गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो इन्फ्लेशन 3% है. वो काफी अच्छी बात है कि महंगाई कम हो चुकी है. हमने एक रिसर्च किया था कि बहुत सारे खर्च जो हैं वो महंगाई उन पे ज्यादा है. जैसे आप बाहर खाना खाते हैं, फाइन डाइन, आज के मकाम पे तो नहीं जा सकते बाहर, बट जो हम अर्जों से करते आ रहे हैं, उधर इन्फ्लेशन 13% की है. मतलब महंगाई 13% की दर से चली है 2014 से. फ्लाइटें जो लेते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल था, वो 10-11% का है. मेडिकल एक्सपेंस जो है वो ज्यादा इन्फ्लेट हो रहा है इंडिया में, राइट, क्योंकि बहुत कम है ग्लोब के मुकाबले. सो इन्फ्लेशन का अंदाजा आपके खर्च के हिसाब से एटलीस्ट अंदाजा होना जरूरी है. दैट विल बी नीडेड. थर्ड पॉइंट, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको ये लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकते हैं. वो टूल्स यूज करने से पहले और एक थर्ड स्टेप जरूर कर लें कि अपने पैसे को 2 हिस्सों में बांटें. एक लिक्विडिटी, जो आपके 5 साल का खर्च आपको SWP के माध्यम से आपको दे सके महीने दर महीने, और आपको हर महीने जाके इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़े, ऑटोमेटेड लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, वो हो जाए. फिर जो 5 साल से ऊपर की अवधि है उसकी रणनीति अलग होनी ही चाहिए. तब जाके आप 20 साल 25 साल जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है उसको आप सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बरकरार रखते हुए जी पाएंगे. सो दीज आर माय फ्यू स्मॉल टिप्स टू रिटायर्ड पीपल और क्लोजर टू रिटायर्ड पीपल. तो चलिए, पहला कदम के इस एपिसोड में हमने लिक्विडिटी के हर पहलू पर आपको समझाइश दी है, लेकिन इतना ही नहीं, हमने हर इनकम क्लास और हर इन्वेस्टर क्लास को बताया है कि कैसे अनुशासन के जरिए आप
बचत, निवेश और खर्च में तालमेल बैठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी जी आपका और फिरोज आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पहला कदम में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे निवेश के गुरु मंत्र, खास तौर से इस तरह के माहौल में जहां पर इतनी अनिश्चितता है, आपको अपनी फाइनेंशियल रणनीति में क्या बदलाव लाने चाहिए, किन नए नए नियमों को अपनाना चाहिए, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन ये सब कुछ होगा अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में। नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। Focus, ideate, innovate.